स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे सेशन में, जहां पे हम हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम आवर वेरी ओन बुक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय स्टडी IQ। तो यहाँ पे आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये किसी सास बहू के सीरियल से कम नहीं है। इस सेशन के माध्यम से आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से भारत की कॉलोनियलाइजेशन की शुरुआत होती है। इसमें ब्रिटिश अपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश करना शुरू हो जाएगा। हमने अब तक देखा कि किस तरह से मुगल पावर डिक्लाइन हुई, उसके बाद अलग अलग यूरोपियंस आए। उन यूरोपियन पावर्स में अब दो इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर्स बन जाती हैं, जो कि है ब्रिटिश और फ्रांस। अब इन दोनों का आपस में घमासान विल बी अ स्टेपिंग स्टोन, जिससे आगे ब्रिटिश भारत को अपना गुलाम बनाएगा। उसी की कहानी की आज शुरुआत है। इन दोनों देशों में, हमारे देश में इन दोनों देशों ने किस तरह से लड़ाई की और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। एंड बिलीव मी दोस्तों, इस पोर्शन को बहुत से एस्पिरेंट्स तो छोड़ ही देते हैं, बट ट्रस्ट मी, इस पर सवाल आए हुए हैं इस पोर्शन से, आगे भी आ सकते हैं। तो बेटर ये है कि इसको एटलीस्ट हम थोड़ा सा तो करें। इस सेशन में हम काफी ज्यादा करने वाले हैं। तो अगर इस सेशन में अगले 45 मिनट्स 30 to 45 मिनट्स अगर आपने दे दिया इस कंटेंट को, तो यू आर गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट, ट्रस्ट मी। राइट, तो यहां पे बेसिकली अब कहानी शुरू हो रही है कि किस प्रकार ने ब्रिटिश ने पूरे भारत को एनेक्स किया। एनेक्स का मतलब होता है कि सबजुगेट कर लिया। अलग अलग जो रीजनल पावर्स थी उनको डिफीट करके ब्रिटिश ने अपना दबदबा कायम कर लिया। तो इस पोर्शन से जब भी हमने, ये कॉम्प्लेक्स पोर्शन है और जब भी हमने इसको अच्छे से समझना है, तो व्हाट वी बेसिकली हैव टू डू इज वी कैन डिवाइड द कंपोनेंट इनटू डिफरेंट डायमेंशंस, और इन डायमेंशंस के ऊपर हम खास ध्यान देंगे। तो बेसिकली जब भी आप इस कंपोनेंट को पढ़ोगे, आपका ध्यान रहना चाहिए कि रीजन्स कौन कौन से कॉन्कर हुए थे। जैसे कि कर्नाटक का रीजन था, हैदराबाद का था, मैसूर था, मराठास का अलग अलग रीजन्स थे, और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के अगर नाम आते हैं तो वो जरूरी बन जाएंगे कि आप उस पर जरूर ध्यान दें। ठीक है, मेंस में फॉर्डर मटेरियल की तरह यूज हो सकता है और प्रीलिम्स में डायरेक्ट MCQ बन सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल्स और वॉर्स और उनके ईयर मैं यहाँ पे दे दूंगा साथ साथ, वो आपके लिए जरूरी बनता है। अलॉन्ग विद दैट, वॉर के रीजन क्या थे, ये बहुत जरूरी है। आपसे वैसे तो क्वेश्चन कम ही आए हैं ऐसे, बट आ सकते हैं। जिस प्रकार से यूपीएससी बहुत डायनामिक है, क्योंकि हर साल हमें देखने को मिलता है कि एस्पिरेंट्स अक्सर कहते हैं कि इस बार पेपर अनकन्वेंशनल था। ठीक है, इस बार पेपर कन्वेंशनल नहीं आया। ये हर साल रहेगा। यू हैव टू बी अपडेटेड, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तभी इसको अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम वॉर के रीजन भी समझेंगे। वॉर के रीजन को अगर हम समझ पाएंगे तो बेसिकली उस पूरे प्रोसेस की क्लैरिटी हमें मिल जाएगी कि किस प्रोसेस और किन स्टेप्स के जरिए ब्रिटिश वॉज वेरी इजीली एबल टू एनेक्स इंडिया। ठीक है, वैसे उतना भी आसान नहीं था, बट स्टिल काफी ज्यादा हमारे ही अंदर कमियां थी, जिसकी वजह से ऐसा हो पाया। अलग अलग वॉर्स जो हुई उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, और उसने बाद में जाके कौन से और इवेंट्स को लीड किया, और ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से थे, इस पे हम फोकस करने वाले हैं। राइट, तो आई होप ये चीज आपको समझ लग गई है कि कौन सी डायमेंशंस को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। अब देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी मिड 18th सेंचुरी आते आते, जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों के रूप में भारत में आई थी, ट्रेड से उसको मतलब था, वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई। ग्रेजुअली उससे समझ आ रहा था कि मुझे कुछ पॉलिटिकल पावर की भी जरूरत है। एक ट्रेडिंग कंपनी से वो पॉलिटिकल पावर बनना स्टार्ट हो जाती है, और एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो है, ये पहला स्टेप बनता है भारत की कॉलोनाइजेशन में। अब 18th सेंचुरी में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इस टेबल में आपके सामने दे रखे हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश विल बी एबल टू एनेक्स इंडिया। ठीक है, तो इनके ईयर्स याद रखना, इन इवेंट्स के ऊपर हम खास ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि यहां पे कर्नाटिक वॉर्स की बात हो रही है, तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कर्नाटिक वॉर्स। तो देखो, जब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल होगा, इसका रीजन बड़ा ही सिंपल है कि इंग्लिश विच इज एंग्लो एंड फ्रेंच, इनका भिड़ंत, इनका घमासान और इनकी जो शत्रुता थी, ऐसा नहीं था कि इंडिया में आके कुछ एक दूसरे की शक्लें इनको ऐसी लगी गंदी सी कि इनका दुश्मनी बन गई। ये यूरोप से ही कलेश चल रहा है इनका, और वहां यूरोपियन कलेश गुड्स के साथ अपनी शिप्स में ये इंडिया में इंपोर्ट करके लेके आए। राइट, तो यहां पर जब भारत में आए तो इनकी यहां पर भी राइवलरी हम देखेंगे। अब इस राइवलरी की शुरुआत होती है साउथ इंडिया से। कैसे? साउथ में ऐसा होता है, ठीक है, वेट, उससे पहले एक बार मैं बता दूं कि भारत में लड़ क्यों रहे थे। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, भारत में लड़ क्यों रहे थे। लड़ने का कारण सिंपल ये था कि स्टार्टिंग में
मुगल अथॉरिटी जब डिक्लाइन हो रही थी, और हमने पिछले सेशन में पढ़ा है कि स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी था, अलग अलग रीजनल पावर्स आ रही थी और एक सेंट्रल अथॉरिटी की कमी थी, तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम था। इसी के साथ जो कमर्शियल इंटरेस्ट दोनों ही कंपनीज के थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो चाहते थे कि हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें, जिसकी मदद से हम कमोडिटीज को चीप खरीद सकें और जो हमारे प्रोडक्ट्स हमने बेचने हैं वो उस पर टैक्स ना लगे, राइट। तो इस कमर्शियल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए इनके दिमाग में आया कि अगर हमारे पास किसी तरह कुछ पॉलिटिकल अथॉरिटी भी आ जाए तो हम अपने कमर्शियल प्रॉफिट्स को मैक्सिमम कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन एक एंटिटी है, उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, लेकिन वो रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अपने गुड्स को इंटरनली मूव करवाने के लिए अलग अलग राज रजवाड़े हैं, हर चौकी के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इनके लिए प्रॉफिट्स तो काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो ये वही सोच रहे थे कि अगर पॉलिटिकल पावर हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम लगान के रूप में, हम टैक्सेस के रूप में कॉटन, इंडिगो और इस तरह की कमोडिटीज अटेन करेंगे और उसके बाद उनको जाके बेचेंगे इंडोनेशिया में, राइट। और चीप मटेरियल बनाकर हमारी फैक्ट्रीज में इन इंग्लैंड बहुत अपने हिसाब से महंगा प्रॉफिटेबल मटेरियल बनाकर उसको भारत में बेचेंगे, और भारत के जो क्राफ्ट्स हैं उसके ऊपर भयंकर टैक्स लगा के ऐसा करेंगे कि हमारे ही गुड्स, हमारी ही सर्विसेज ये लोग लें। ये पूरा इनका षड्यंत्र था, राइट। तो यहां पर जो पहला भिड़ंत इनका होगा वो होगा साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में क्यों होगा, वाई साउथ इंडिया? इसको बताने से पहले दोस्तों आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करें एंड इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। टाइम टू टाइम यहां पर भी कई लोगों की क्वेरीज आती हैं, आई ऑफन रिप्लाई, राइट। ये पीडीएफ चाहिए अगर लेक्चर के, जो कि बहुत अच्छे हैं मुझे पता है, तो वो भी आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर इसी ग्रुप में, इसी चैनल पे मैं शेयर करता हूं। अपार्ट फ्रॉम इट, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अगर आप यूपीएससी 2024 को प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, सभी कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होने के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी तैयारी को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आज 2 दिन पढ़ लिया उसके बाद छुट्टी, ठीक है, 3 दिन करंट अफेयर्स कर लिए उसके बाद सोचेंगे हाँ देखेंगे कौन सा करना है, क्या करना है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्या होता है, डेली बेसिस पे जब आप थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो यू गेट टू लर्न अ लॉट। 1 महीने के बाद जब आप अपना प्रोग्रेस चेक करेंगे तो वहां पे आपको रियलाइज होगा कि यू हैव अटेन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और यहाँ पे सेल्फ स्टडी में और कोचिंग में देखो दोस्तों, बिल्कुल क्लियरली और जेन्युइनली बता रहा हूं कि कोचिंग का फायदा होता है। ऐसा नहीं कि कोचिंग कैन रिप्लेस सेल्फ स्टडी, नो। कोचिंग सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करेगी आपकी ओवरऑल यूपीएससी की तैयारी में। ये क्या कह दिया सर, 10%? तो फिर तो आप कोचिंग दे ही क्यों रहे हो? दे इसलिए रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये 10% आपकी बाकी की 90% जो आपकी खुद की मेहनत होगी उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। वो 90% मेहनत बहुत आसान हो जाएगी, वो 90% मेहनत एक सही अप्रोच के साथ की जाएगी, और ये 10% उस 90% को इतना स्ट्रांग बना देगा कि अल्टीमेटली दोनों मिलके जो 100% बनाएंगे वो आप जल्दी अटेन कर सकते हैं। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2024 को टारगेट कर रहे हैं, P2Y बैच में जरूर एनरोल हों। इसकी क्लासेस 11 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। शाम मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग बैच रहेगा 8 बजे, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए द कोड दैट यू हैव टू यूज इज CS लाइव। इसके कुछ फीचर्स भी हैं, ये भी आपके साथ डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, इन द टेलीग्राम, तो आप वहां पर भी इसको डिटेल में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि साउथ इंडिया बेसिकली अंग्रेजों की और फ्रेंच की राइवलरी का थिएटर बना क्यों, साउथ ही क्यों, ठीक है। ये लोग तो पश्चिम से आए थे तो वेस्टर्न कोस्ट पे भी तो कुछ लड़ाई कर सकते थे। गुजरात, सूरत कितना इंपॉर्टेंट था, राइट। थॉमस हॉकिंस ने कितनी ज्यादा कोशिश की कि सूरत मिल जाए, तो फिर साउथ इंडिया में इनकी घमासान क्यों स्टार्ट हुई? इसका रीजन दोस्तों ये था कि 2 राइवल्स हैं। अब उनमें से एक राइवल जो कि फ्रांस है, उसकी साउथ में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और कहां पर है, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट की तरफ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। कैसे पता लगता है? ये पुडुचेरी इनकी कैपिटल बन जाती है फ्रेंच की, और काफी अच्छी खासी नेवल फ्लीट यहां पर मौजूद रहती है। इनकी टेरिटरी भी ग्रेजुअली ये इंक्रीज करते रहते हैं, और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि फ्रांस विद टाइम काफी ज्यादा पावर गेन कर सकता है साउथ में, राइट। अब आप मुझे बताओ कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है, P2Y में आपको पता लगता है क्लास में डाउट्स के जरिए, जो हम लाइव डाउट्स लेते हैं उसमें जब डाउट्स आते हैं तो कोई एक व्यक्ति ऐसा डाउट पूछता है कि कई बार उस डाउट को सुनकर पता लग जाता है कि यार हम गलत कर रहे हैं। हम जब सेल्फ स्टडी करते थे तो ऐसा डाउट तो आता ही नहीं था, और ये डाउट तो बहुत रेलिवेंट है, पेपर में तो यही डाउट के सॉल्यूशन से एग्जाम सॉल्व होगा, है ना। तो यहाँ पर जब आपको पता लगेगा कि आपका एक कॉम्पिटिटर, एक कंटेंडर स्ट्रांग हो रहा है, अपनी तैयारी काफी अच्छे से कर रहा है, आपको क्या होगी, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होगी। वो लाजमी है, अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं तो वो लाजमी है। लेकिन
उस इनसिक्योरिटी से डरने के बजाय आप क्या करोगे, आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग करोगे, आप सही अप्रोच ढूंढने की कोशिश करोगे, मेंटोर से डिस्कस करोगे कि सर मुझे लग रहा है कि मेरी अप्रोच सही नहीं है। मेंटोर कहेगा हाँ आपकी अप्रोच में कुछ गलतियां हैं, ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। यू स्टार्ट फॉलोइंग दो स्टेप्स, मेंटोर फीडबैक लेगा या टाइमली बेसिस पे प्रॉपर इंटरवल के बाद आपसे पूछेगा कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है, उसमें आप कहेंगे कि ये चल रहा है, फिर आप इंप्रूव करेंगे, फिर एक समय आएगा जब आप अपने कॉम्पिटिटर को सुपरसीड कर सकते हैं। यहां पर भी वही हुआ। अब इधर इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होने की वजह से ब्रिटिश इनसिक्योर होना शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ड्यू टू सम रीजंस इन द वेस्ट वी कैन नॉट एक्सपैंड दैट मच। साउथ में, ठीक है, ईस्ट में भी नहीं एक्सपैंड कर सकते, अब साउथ से भी अगर इसने हमें खदेड़ दिया फ्रांस ने, तो फिर ये व्यापार कैसे होगा। तो इसके लिए ब्रिटिश ने कहा कि हमें साउथ में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और साउथ विल बिकम द स्टेपिंग स्टोन फॉर अस, जिससे कि हम बाकी पूरे इंडिया को एनेक्स कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन हियर इज कि पश्चिम में ऐसा क्या था, ईस्ट में ऐसा क्या था और नॉर्थ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से बाकी जगहों पर इन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया शुरुआत में। उसका बड़ा गहरा रीजन है, गहरा नहीं वैसे तो आसान सा रीजन है, आपको बताऊंगा तो आप भी अप्रिशिएट कर पाएंगे, अप्रिशिएट का मतलब समझ पाएंगे और आपको कहेंगे हाँ दीज आर जेन्युइन रीजन जिसकी वजह से ब्रिटिश की को डर लगता था। ठीक है, क्यों डर लगता था, मराठास, अलीवर्दी खान, ऊपर मुगल्स। ठीक है, मुगल्स भी अभी ठीक है सेंट्रल अथॉरिटी वीक हुई थी लेकिन फिर भी उनकी फौज अच्छी खासी थी। ठीक है, एक सिंबॉलिक अथॉरिटी अभी भी वो थे। तो बेसिकली पश्चिम में मराठास इतने स्ट्रांग थे कि अगर, ठीक है, इन यूरोपियन कंपनीज की ना इतनी हैसियत नहीं थी, अगर मैं बोलूं औकात नहीं थी इतनी कि ये मराठास को उस समय पर चैलेंज कर सके। ना इनके पास रिसोर्सेज थे, आर्मी इनकी नो डाउट थी, वेल ट्रेंड भी थी, लेकिन मराठास की भी अच्छी खासी ट्रेंड थी और नंबर्स के दम पे, अपनी स्ट्रेंथ के दम पे वो इन यूरोपियन पावर्स को ऐसा डिफीट करते कि उसके बाद इंडिया को एनेक्स करना तो दूर, इनका व्यापार ही बंद करवा देना था इन्होंने। तो इसलिए ये चालाक थे, इन्होंने कहा कि नहीं यार इनको अभी ना, इनको अपना एलाय बना के रखो, इनकी जी हुजूरी करते रहो, हम साउथ में भी शुरू करते हैं। ईस्ट में अलीवर्दी खान वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नवाब, ठीक है, बंगाल में, राइट, तो इनसे भी डरते थे। और नॉर्थ में इतना इंटरेस्ट ही नहीं था इनको, इन्होंने कहा कि यार हमारा व्यापार है, हम व्यापारी लोग हैं, हमें कमर्शियल इंटरेस्ट सिक्योर करने हैं, उसी के लिए पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, तो ये कोस्ट हमारे पास आ जाए, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे, यहां से ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ हम एक्सपैंड करेंगे, ये कोस्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा व्यापार इस पेनिनसुलर इंडिया से होना है। सो दैट इज द रीजन कि जिसकी वजह से साउथ में इनका कलेश शुरू होता है। अब साउथ में जो कलेश होता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली इसके जो बीज हैं वो भारत में नहीं थे, ये बीज थे यूरोप में, इंडियन ओशन के उस पार, अफ्रीका के उस पार, केप ऑफ गुड होप के उस पार। अब यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी नाम का एक एम्पायर हुआ करता था। इस एम्पायर को कई बार हैब्सबर्ग एम्पायर भी कह दिया जाता है, राइट, और हैब्सबर्ग डायनेस्टी बेसिकली यहां पर राज कर रही है। अब हैब्सबर्ग एम्परर हुआ करते थे चार्ल्स सिक्स, जिनकी 1740 में हो जाती है मृत्यु, और इस मृत्यु के बाद शुरू होता है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, और उसी सक्सेशन की गूंज भारत में पड़ती है। अब देखो दोस्तों, बहुत सी बुक्स में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया एंड उसकी जरूरत भी नहीं है, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस इन पेड बैचेस जिज्ञासा हो रही है ना कि सर यार ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन क्या थी, प्लीज बताओ ना सर, प्लीज बताओ क्या थी क्या थी। ठीक है जी, बता देते हैं, बट ये याद रखना, इसको अपने माइंड के पीछे रखना है, बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं मुंह के बाहर गिरोगे। इसमें जितनी इंफॉर्मेशन यहां पे दे रहा हूं बस उतनी काफी है, ये इवन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसकी, राइट। तो इसमें बिल्कुल पिन पॉइंटेड बात हमने समझनी है, एक ब्रॉड ओवरव्यू लेना है एंड स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर ब्रॉड ओवरव्यू लेता है चीजों का, ठीक है, वो जो निटी-ग्रिटीज वाला काम होता है ना वो क्लेरिकल स्टाफ करता है। आईएएस ऑफिसर के पास 500 पेज की रिपोर्ट आती है, उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं, उस 500 पेज की रिपोर्ट में फटाफट उनको पता होता है कि मैंने देखना क्या है, ठीक है। तो ये कैपेबिलिटी आपने अभी से अपने अंदर डेवलप करनी है। नाउ लिसन टू दिस स्टोरी, ठीक है, एंड बेसिकली यू डोंट नीड टू मेक नोट्स ऑफ दिस ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, यू कैन जस्ट लिसन टू द वंडरफुल स्टोरी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। अब देखो, इसमें ऐसा था कि दो भाई थे, ठीक है, दो भाई थे, एक था जोसेफ वन एंड दूसरा था चार्ल्स सिक्स। जोसेफ वन बड़ा भाई था, चार्ल्स सिक्स छोटा भाई था। जोसेफ वन की दो बेटियां थी, ठीक है, जोसेफ वन की दो बेटियां थी और चार्ल्स सिक्स की अभी चार्ल्स सिक्स छोटा भाई है तो अभी इसके बच्चों को साइड पे रखते हैं। अब इसमें ऐसा था कि जोसेफ वन को ये फिक्र थी और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर को ये फिक्र थी कि अगर मान लो कोई लड़ाई हुई, क्योंकि यूरोप हमेशा से टर्बुलेंट रहा है, अगर लड़ाई हुई और जोसेफ वन मारे गए, उनका कोई बेटा तो है नहीं,
गद्दी पर कौन बैठेगा? सिमिलरली चार्ल्स सिक्स बैठ सकते हैं, पर अगर चार्ल्स सिक्स भी उनके साथ उनके वो डिफेंड करने गए, दोनों भाई ही लुढ़क गए, तो क्या होगा? तो उसके लिए क्या हुआ, एक म्यूचुअल पैक्ट ऑफ सक्सेशन को साइन किया गया। दिस वाज डन इन 1703। इस पैक्ट के हिसाब से यह फैसला किया गया कि अगर खानदान की मेल लीनियज खत्म हो जाती है, कि यानी कि चार्ल्स सिक्स और जोसेफ वन ये दोनों मर जाते हैं, तो क्या होगा कि एक फीमेल भी गद्दी पर बैठ सकती है, फीमेल को मौका मिल सकता है कि वो गद्दी पर बैठे, राइट। अब इसका पर्पस था कि इसकी मदद से अगर ऐसा कुछ अनहोनी होती है तो उससे ब्रदर ऑफ चार्ल्स सिक्स, यार आई कुड हैव जस्ट रिटन हियर जोसेफ वन, आई अपोलोजाइज फॉर मेकिंग इट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो ब्रदर ऑफ चार्ल्स सिक्स दैट इज जोसेफ वन, उनकी बच्चियों को यह मौका मिल जाना था कि वो थ्रोन पर बैठ जाएं। लेकिन इसमें एक कैच था। कैच ये था कि अगर ऐसा करना है तो उसमें लॉ के हिसाब से जो इंपीरियल दियत है, इंपीरियल दियत, दिस इज नॉट डाइट, दिस इज इंपीरियल दियत। दियत का मतलब असेंबली, जो एक सभा होती है, राजा में सभा होती है, राजा के दरबार में सभा थी, उस सभा की मंजूरी लेनी पड़ेगी और फिर इनकी बेटियों में से जो भी ज्यादा डिजर्विंग है उनको गद्दी पर बिठाया जा सकता है। और अगर सभा कहती है कि नहीं, दोनों ही डिजर्विंग नहीं है, तो फिर कुछ ऑल्टरनेट ढूंढा जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा सिनारियो। अब इसमें देखो हुआ क्या, जिस बात का डर था वही हुआ। जोसेफ वन की मृत्यु हो जाती है 1711 में। 1703 में ये पैक्ट साइन हुआ था, 1711 में इनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ होती है, इनका भाई जीवित है, तो राजा कौन बनेगा? इनका ब्रदर। हिज ब्रदर चार्ल्स सिक्स बिकम्स द किंग, राइट। अब जब चार्ल्स सिक्स किंग बन जाता है तो इनके दिमाग में आता है कि यार अगर मुझे भी कुछ हो गया तो खानदान वंश आगे बढ़ता रहना चाहिए, आगे गद्दी ट्रांसफर होते रहनी चाहिए। और अभी मेरी भी कोई बेटी नहीं है, ठीक है, बच्चा कोई है नहीं, ना मेल ना फीमेल, तो लेट मी मॉडिफाई और ट्वीक दिस पैक्ट जो पहले साइन हुआ था 1703 में। तो हुआ ये कि इन्होंने कहा कि 1713 में इन्होंने एक प्रैग्मेटिक सैंक्शन, इसकी डिक्री जारी की। इसका मतलब यह था कि अब अगर किसी फीमेल ने गद्दी पर बैठना है तो वहां पर सभा की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आपको लगेगा कि उस हिसाब से फिर ये दोनों मोहतरमा ये भी बैठ सकते हैं गद्दी पर नहीं, ऐसा नहीं था। अगर ये डिक्री इनके जीते जी आती, यानी जब ये राजा थे, अगर तब ये डिक्री आई होती तो इनका वंश आगे बढ़ता, ठीक है। जब ये डिक्री आई, राजा कौन था? चार्ल्स सिक्स। तो अगर किसी फीमेल को भी बिठाना है तो वो चार्ल्स सिक्स की फीमेल डॉटर, बेसिकली डॉटर, वो होगी। ये दोनों कंटेंड नहीं कर सकती, ठीक है। अब हुआ ये कि इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब मेरी ही बेटी अगर हुई तो वो गद्दी पर बैठ जाएगी, पर उम्मीद तो सबको वही होती है, ठीक है, थोड़ा पैट्रियार्कल सिस्टम था, तो कहते कि बेटा शायद हो जाए। तो क्या हुआ, 1717 में इनकी एक प्यारी सी गुड़िया हुई, ठीक है, बहुत प्यारी गुड़िया। और इनके ब्रदर की भी 2 गुड़ियां थी जो अब बड़ी हो गई थी, राइट। तो ये इनकी एल्डर सिस्टर थी। जोसेफ वन की बेटी थी मरिया जोसेफा एंड मरिया अमिलिया, ठीक है। तो जोसेफा और अमिलिया मैं इनको कहूंगा। और चार्ल्स सिक्स की बेटी थी तेरेसा। अब इसमें यह हुआ कि ये फिर थोड़ा सा इनसिक्योर होना शुरू हो गए। कहते कि अब जो हमारी फीमेल एसेंडेंसी की जो एक हमने लॉ बना दिया है, उसके हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी करके इनको उड़वा दे और इनमें से कोई गद्दी पर बैठ जाए। तो इन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी के लिए, ठीक है, भले ही ये इनके चाचा थे, बट चाचा तो चाचा होता है, अपने खून को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो इन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी के लिए रास्ता साफ करना है। तो इन्होंने एक थोड़ी सी चाल चली, राइट। इन्होंने चाल ये चली कि उस समय पर, लेट मी शो यू इन द मैप, ये देखो, ये ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर है, ये पर्पल कलर में, राइट। ये वाला रीजन जो है, थोड़ा सा रेडिश रीजन आपको दिख रहा है, ये बवेरिया है। और ये जो ब्राउनिश सा रीजन है, ये है सैक्सनी। बवेरिया और सैक्सनी एक दूसरे के थोड़े से क्या हैं, पड़ोसी हैं। पड़ोसियों की क्या बनती है? नो, दे आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। इसी के साथ क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में थे, तो इन्होंने क्या किया कि जोसेफा की शादी कर दी बवेरिया के चार्ल्स एल्बर्ट के साथ, ठीक है। अब मैं वही कह रहा हूं, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। बवेरिया की जोसेफा की शादी बवेरिया के शहजादे चार्ल्स एल्बर्ट के साथ हो गई और अमीलिया की शादी सैक्सनी के फ्रेडरिक ऑगस्टस के साथ हो गई। अब क्योंकि इन दोनों की शादी यहां पर हुई है, दोनों कंट्रीज में से कोई भी नहीं चाहेगा कि दूसरे वाला इतने बड़े साम्राज्य का वंशज बनकर बहुत बड़ी टेरिटरी एक्वायर कर ले, ठीक है। समझो इस चीज को कि आपको लगता है कि सैक्सनी कहेगा कि हाँ जी, बवेरिया की शहजादी को इधर की रानी बना दो, ठीक है, नहीं, वो कंटेंड करेगा। और ये सिमिलर चीज यहां पर भी होगी। तो ये आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक ऑस्ट्रिया हंगरी में जो सभा है और बाकी के भी जो विद्वान हैं वो यही कहेंगे कि इन्हीं की लीनियज को आगे चलने दो,
डिस्प्यूट ही खत्म। इन्होंने तो ये सोचकर शादियां करवा दी। लेकिन 1740 में जब चार्ल्स 6 की डेथ हो जाती है तब शुरू होता है एक आंतरिक कलेश। ये आंतरिक कलेश को ही हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। अब इसमें होता यह है कि 1740 तक की गुड़िया थरीसा बड़ी हो जाती है, लेकिन शी इज नॉट रेडी टू टेक द रोल ऑफ अ क्वीन और द हेड ऑफ अ सॉवरेन, राइट। तो इसमें क्या है कि इसकी वजह से बाकी यूरोपियन पावर्स जो आंख गड़ाए बैठे हैं इतने बड़े एम्पायर के ऊपर, उसमें बवेरिया सैक्सोनी भी आता है, प्रूशिया भी आता है, ठीक है, स्पेन भी आता है, राइट, फ्रांस और ब्रिटेन भी सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। तो यहां पर इनको पता लगता है कि ऑस्ट्रिया अब वैसा स्ट्रांग नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, कि एक बच्ची है, ठीक है, एक बच्चा है और ऊपर से फीमेल है, तो इट्स वीक, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली प्रूशिया, जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे भी प्रूशिया का काफी बड़ा हाथ था, एंड इवन इन वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी, जो प्रूशिया आगे जाके बाद में जर्मनी में एक नेशनलाइज होता है, तो उसका काफी बड़ा हाथ था। तो प्रूशिया कहता है कि आपका ये जो सिलेसिया है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन सिलेसिया, ठीक है, दिस इज प्रूशिया, ये ब्रांडेनबर्ग ये भी प्रूशिया का ही पार्ट है, ये इधर सिलेसिया पे अटैक कर देते हैं। जैसे ही ये अटैक करते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाती है इन 1740। वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ये होता है, नाउ अमेलिया नीड्स एलाइज, एलाइज की जरूरत है। प्रूशिया काफी एग्रेसिव है, अटैक कर सकते हैं, एंड सैक्सोनी एंड बवेरिया इनमें भी षड्यंत्र चल रहा है। तो ब्रिटिश आता है सपोर्ट करने। ब्रिटिश जब सपोर्ट करने आता है तो ये कहते हैं कि मैडम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले प्रूशिया को न्यूट्रलाइज करें और उसके बाद बाकी की पावर्स के साथ लड़ेंगे। और वहां पर फ्रांस को भी पता लग जाता है कि कुछ तो मिल सकता है यहां से। फ्रांस बवेरिया को, ठीक है, किसको, बवेरिया को, बवेरिया के चार्ल्स एल्बर्ट, ठीक है, जहां पर जोसेफा का ससुराल, चार्ल्स एल्बर्ट के साथ कॉन्स्पिरेसी करके स्पेन को भी अपनी साइड ले लेता है और कहते हैं कि चलो अब यहाँ पे अपनी पसंद का राजा, अपनी पसंद के वंश को स्टार्ट करवाते हैं, हमें भी फेवर्स मिलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग अलायंस हमारी यूरोप के बिल्कुल एक्सेस पे मिलेगी, ठीक है, तो उससे हमें व्यापार में भी काफी फायदा हो सकता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी मिलिट्री बन सकती है, हम डोमिनेट कर सकते हैं पूरी दुनिया में, राइट। तो यहाँ पर फ्रांस बवेरिया और स्पेन के साथ एलाई करता है, एंड ब्रिटिश ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा है और दोनों ऑपोजिट कैंप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। सो दैट्स रीजन जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वॉर चल रही है और दोनों ने ऑपोजिट कैंप्स ज्वाइन कर लिए, तो उसकी गूंज भारत में भी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये सजेशन देते हैं कि मैडम सबसे इंपॉर्टेंट है प्रूशिया को न्यूट्रलाइज करना, ये जरा वॉर से हट जाए, उसके बाद फ्रांस बवेरिया स्पेन को हम देख लेंगे। तो होता क्या है, 1745 में ट्रीटी ऑफ ड्रेसडन ट्रीटी ऑफ ड्रेसडन होती है बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, जिसमें कि प्रूशिया को कहते हैं कि चल सिलेसिया ले लिए ना, ले लो, ठीक है, वही ये जो नॉर्थ की टेरिटरी थी ये आपने ले ली, ले लो, ठीक है, और ब्रिटेन कहता है कि ठीक है ये करवा दो, इससे प्रूशिया वॉर से बाहर निकल जाएगा, फिर हम इनको देखते हैं, राइट। तो मजबूरन फोर्सफुली इनसे थरीसा से ये करवा दिया जाता है और उसके बाद फ्रांस बवेरिया स्पेन इनके साथ घमासान चलता है। जब फ्रांस को थोड़ा सा सेटबैक लगता है तो ये अपनी अलायंस को चेंज करता है, फ्रांस अपनी अलायंस को थोड़ा मॉडिफाई और ट्विक करता है। ये क्या कहता है कि यार तुम रुको, तुमसे ना हो पाई, तो ये जाता है सैक्सोनी और प्रूशिया के पास। प्रूशिया को कहता है कि यार भाई तू सिलेसिया से ही संतुष्ट है क्या, देखो पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी दिलवा सकता हूँ। कहते हैं अच्छा चलो अलायंस बनाते हैं। सेम गोज फॉर सैक्सोनी, ठीक है। तो अब जहां पर अमेलिया की शादी हुई थी फ्रेडरिक ऑगस्टस वाले सैक्सोनी में, वहां की अलायंस फ्रांस ने कर ली और अब इनके साथ घमासान होगा ब्रिटिश और ऑस्ट्रिया के साथ। चल रहा है ना, काफी पॉलिटिक्स ही चल रही है, ठीक है। अगेन बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि दोनों ऑपोजिट कैंप्स में थे, राइट। अब इसमें अल्टीमेटली होता ये है कि ब्रिटिश की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है एंड कॉन्सिक्वेंटली जब आपस में लड़ाई हो रही होती है तो फाइनली डिसाइड किया जाता है कि यार बहुत लड़ दिया, चलो अब ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। तो उसमें जो प्रूशिया ने जो टेरिटरीज एक्वायर करके रखी थी और कुछ सैक्सोनी की टेरिटरीज थी वो उनके पास दे दी और बदले में मरिया थरीसा को ऑस्ट्रिया की आर्च ड्यूचेस एक्सेप्ट कर लिया जाए, यानी कि रानी एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ये चीज हो गई। बट यहां पर मरिया, ठीक है, मरिया थेरेसा ये खुश नहीं है। इनका कहना है कि आपने मुझसे जबरदस्ती प्रूशिया को सिलेसिया दिलवा दिया, ठीक है, सो आई एम नॉट हैप्पी, राइट। एंड प्रूशिया फ्रांस से खुश नहीं है, ये कहते हैं कि आपने तो बात की थी ऑस्ट्रिया हंगरी पूरा का पूरा मिलेगा, कहां मिला, उल्टा ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल मेरे मुंह पे मार दिया आपने, ठीक है। तो 1748 में जब ये ट्रीटी हुई थी तो उससे दोनों लोग खुश नहीं थे। तो उसके बाद क्या होता है कि इनमें आपस में ऐसा ट्विस्ट आता है, अब डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, राइट। ऐसा ट्विस्ट आता है कि होता ये है कि फिर
अब आगे क्या बेसिकली टीम्स बनेंगी कि ब्रिटेन और प्रूशिया, ठीक है। प्रूशिया कहता है कि यार ये फ्रांस किसी काम का नहीं, ब्रिटेन तूने डिचेस तो बनवा दिया ना उसे, तो मैं तेरे साथ अलाय करता हूं। तो ब्रिटेन और प्रूशिया ये आपस में अलायंस बना लेते हैं। एंड फ्रेंच के साथ कौन अलाय कर लेता है? ये मरिया कहती है कि यार आप ही के साथ अलायंस करना बेटर है। अब ट्रीटी हो गई, अलायंस बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है। प्रूशिया ब्रिटेन के साथ आ गया, ठीक है, और ऑस्ट्रिया फ्रांस के साथ आ गया। एंड आगे जाके ये फिर 7 ईयर वॉर लड़ेंगे, जो फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर का रीजन बनेगा। 2 बार ऐसी लड़ाइयां हो चुकी हैं। तो वो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में वॉर ऑफ सक्सेशन रिस्पॉन्सिबल थी, जब हम थर्ड कर्नाटिक वॉर करेंगे तब ये 7 ईयर वॉर वॉज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा सा समझ लग गया, बट अगेन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इस पे सवाल नहीं आएगा, पर ये जिज्ञासा होती है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इन पेड बैचेस। ये अक्सर मुझसे पूछते हैं और पीछे पड़ जाते हैं जब तक मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको भी समझा दिया ताकि आपको थोड़ा सा ये ग्लिम्स मिल जाए कि पेड बैच में हम डेप्थ में जाते हैं, और ये डेप्थ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी जरूरी है। तो P2I में एनरोल कर लेना, ठीक है, फायदा होगा, राइट, काफी फायदा होगा। चलो अब इंडिया में आते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने यूरोप का बता दिया कि वहां पे क्या सीन चल रहा था। अब यूरोप में 1745 जब ट्रीटी ऑफ ड्रेसडेन हुई, उस समय पर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन काफी पीक पर पहुंच चुकी थी। अब वहीं पर भारत में भी उसकी गूंज उठती है। भारत में ब्रिटिश को पता लगता है, ब्रिटिश ना इनसिक्योर इसलिए हुआ था, उन्होंने कहा कि अगर यूरोप में ये स्ट्रांग हो गए फ्रांस, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी कॉलोनियल पोजीशंस हैं उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो उसने कहा कि सबसे पहले अभी कॉलोनियल पोजीशंस जहां जहां मैं स्ट्रांग कर सकता हूं वहां पे उसको स्ट्रांग करता हूं, अपनी स्ट्रांग प्रेजेंस की मदद से कॉलोनीज को अपने अंडर ले लेता हूं, ठीक है। तो इसको पता लगता है कि अभी उस वॉर की वजह से इंडिया में, साउथ इंडिया में फ्रांस की एक स्ट्रांग नेवल प्रेजेंस है नहीं। तो इसने कहा यही है मौका, मारते हैं चौका। तो इसने कहा कि चलो फ्रांस पर अटैक करते हैं। इस अटैक के बाद फ्रांस में जो गवर्नर जनरल थे, फ्रेंच टेरिटरीज के जो इंडिया में गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था ड्यूप्ले, ठीक है। अगर आपसे नाम नहीं लिया जाता, मैं आपको इजी वर्ड्स बताऊंगा, यू कैन यूज दोज वर्ड्स एज वेल। मेरा काम बन गया था, आपका भी बन सकता है। तो ड्यूप्ले ने अपने मॉरिशियस में बैठे एक फ्रेंड को कहा, उसका नाम था ला बुर्दुनवे, ठीक है, ला बुर्दुनवे, राइट। अगर आपसे ये नहीं बोला जा रहा, यू कैन जस्ट कॉल हिम ब्रो एंड यू कैन जस्ट कॉल ड्यूप्ले डूड, ठीक है। तो डूड ने ब्रो को बोला कि ब्रो, ब्रिटिश ने हम पर अटैक कर दिए, अपनी फ्लीट भेजिए प्लीज, ठीक है। इसने कहा डूड आई एम सेंडिंग देम। जैसे ही ये फ्लीट आती है, ब्रिटिश इनिशियली जो बहुत चौड़ा हो रहा था कि हमने देखो फ्रांस की जो थोड़ी बहुत भी नेवल प्रेजेंस है उसकी शिप्स को डिस्ट्रॉय करके एक सेटबैक दिया है, तो अब इंडिया बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो जैसे ही ये मॉरिशस की फ्लीट आती है, ब्रिटिश को लगते हैं सेटबैक, रिटेलिएशन होती है, और उसमें क्या करते हैं कि फ्रेंच ब्रिटिश के फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में इनकी सबसे इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट थी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन इनकी फोर्ट सेंट जॉर्ज में थी इन मद्रास, ये फ्रांस के हाथ लग जाता है, ठीक है। और कुछ नियर बाय एरियाज, राइट, तो कुछ नियर बाय एरियाज और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज के आसपास की पोजीशंस अब फ्रांस के पास हो गई। जब ये ब्रिटिश को लगा झटका, इन्होंने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, मिसकैलकुलेशन हो गई। तब ये किसके पास जाएंगे हाथ जोड़ के? ये जाएंगे नवाब अनवरुद्दीन के पास। अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हैं, ठीक है, जो आपको करने चाहिए, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टडी IQ की बुक जरूर ले लो, उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट। तो एंड वैसे P2I में ये बुक्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं, यू डोंट हैव टू परचेज अनदर सेट इफ यू वांट टू एनरोल इन P2I में यू गेट होम डिलीवर्ड फिजिकल कॉपीज ऑफ दीज बुक्स, ठीक है। अब नवाब अनवरुद्दीन देखो क्या होता है यहाँ पे। नवाब अनवरुद्दीन कहाँ के नवाब है? बंगाल के? नो, नवाब है ये कर्नाटक के, ठीक है। ये कहते हैं नवाब जी बचाओ, फ्रांस ने हमारी बैंड बजा दी, ठीक है, तो प्लीज हेल्प अस, राइट। तो नवाब यहां पर कहते हैं कि यार टेरिटरी मेरी, राज मेरा, नवाब मैं, ये आपस में हल्ला क्यों कर रहे हैं फ्रांस और ब्रिटिश? तो इन्होंने कहा कि कोई हल्ला नहीं चाहिए मुझे। फ्रेंच ने कहा कि हम तो मचाएंगे, कर लो जो करना है। तो कहते हैं नवाब कि अभी तक को बताता हूं, अपने इस टेरिटरी को महफूज रखने के लिए अपने कमांडर महफूज खान के अंडर इन्होंने एक काफी बड़ी सेना फ्रेंच को सबक सिखाने के लिए भेजी, और दोनों आर्मीज का घमासान होता है इन बैटल ऑफ सेंट थॉमस इन 1746। इंपॉर्टेंट बैटल, कीप दिस नोटेड, ये इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है। इंडिया में जो हो रही है ना चीजें, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, राइट। तो महफूज खान की आर्मी फ्रांस के आर्मी के साथ आपस में फेस टू फेस इनकी लड़ाई होगी, ठीक है, और बैटल ऑफ सेंट थॉमस
इनके बीच होती है। बैटल ऑफ सेंट थॉमस को बैटल ऑफ अडियार भी कहा जाता है। क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि ऐसा क्यों है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाई बैटल ऑफ सेंट थॉमस इज नोन एज बैटल ऑफ अडियार एज वेल। आई वांट यू पीपल टू आंसर इन कमेंट सेक्शन दैट व्हाई इज इट सो। अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लिया है, कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिए, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि बैटल ऑफ अडियार इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये लड़ाई रिवर अडियार नदी के तट पर होती है, ठीक है। ये मालापुर की एक नाम की एक जगह है, वहां पर सेंट थॉमस के पास है, तो इसलिए इसको बैटल ऑफ अडियार भी कहा जाता है। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि महफूज खान की आर्मी 10,000 सैनिकों के साथ कूच करती है अगेंस्ट फ्रेंच, और फ्रेंच आर्मी किसके अंडर है? कैप्टन पैराडाइज के अंदर। तो कैप्टन पैराडाइज कहते हैं कि भाई अभी तू आ महफूज, अभी तेरे को जन्नत दिखाता हूं जरा। तो वही हुआ, इसने जन्नत दिखा भी दी। कैप्टन पैराडाइज की आर्मी में कितने सोल्जर्स हैं? 930, 1000 से भी कम। 1/10 ऑफ द आर्मी डिफीटेड सच अ लार्ज आर्मी। और इस 930 सोल्जर्स वाली आर्मी में, ठीक है, अब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता यार, ये अप्रोक्सीमेशन है अलग अलग रिकॉर्ड्स के हिसाब से, राइट, लेकिन एग्जैक्ट नंबर की जरूरत भी नहीं है। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं पूछेगा कि, ऐसे तो फिर ये भी पूछेंगे कि इनके डिप्टी पूरी चेन ऑफ कमांड बताओ, ठीक है, सारे के सारे 930 सोल्जर्स के नाम बताओ, ऐसे सवाल नहीं आते यार, डोंट, राइट। तो यहाँ पे 930 सोल्जर्स हैं, ठीक है। अब इसमें 230 यूरोपियंस हैं, 700 इंडियंस हैं। भारत ने ही, भारतीयों ने भारत को कॉलोनाइज करने में हेल्प की। दुख की बात है। चलो देखते हैं क्या होता है, पास्ट से सीखना है हमने, राइट। तो यहाँ पे आउट नंबर होने के बावजूद भी ये इसको डिफीट कर देते हैं, राइट। स्कर्मिशेस अभी चल ही रही होती हैं कि इसमें नवाब सोचते हैं कि एक और बैटल करवाई जाए। ब्रिटिश और फ्रेंच भी कहते हैं कि स्कर्मिशेस को कंटिन्यू करते हैं, डोमिनेंस बनानी है। लेकिन उतने में ही 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सला चप्पल हो जाती है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ठीक है। 1748 में इस ट्रीटी की वजह से जब यूरोप में वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का एंड हो जाता है, तो उसी के चलते भारत में भी क्या होता है, भारत में भी जो भारत और बेसिकली जो दूसरी कॉलोनीज हैं ब्रिटिश और फ्रांस की, वहां पर भी इनकी लड़ाई चलती है, तो उधर भी लड़ाई में संधि हो जाती है, ठीक है। तो इंडिया में ये वॉर खत्म हो जाती है। जो मद्रास के आसपास के रीजन थे, ठीक है, मद्रास ब्रिटिश का, सेंट जॉर्ज जो उसके आसपास की पोजीशंस फ्रेंच ने ले ली थी, उनको वापस कर दी जाती हैं। और नॉर्थ अमेरिका में जब लड़ाई चल रही थी तो ब्रिटेन ने फ्रांस को वहां सेटबैक दिया था, जिसमें लुइसबर्ग इनकी नॉर्थ अमेरिका में एक इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी, अंग्रेजों ने जीत ली। एक्सला चैपल के बाद अंग्रेजों को मिला मद्रास और फ्रेंच को मिला लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका। क्लियर, स्टोरी क्लियर हो गई। तो इसमें कोई जीता? नो, कोई नहीं जीता, कोई विक्ट्री, कोई किसी की विक्ट्री नहीं हुई। जिसकी टेरिटरी जैसी थी वापस कर दी गई, ठीक है। ऑस्ट्रिया में जो कलेश था, जो होना था वैसे भी वही हुआ, ठीक है। आर्च ड्यूचेस बनना था थरीसा को, बन गई, कोई फायदा नहीं। लेकिन कोई हारा, हारा, भारत हारा, इंडिया यहां पे हार गया। कैसे? आप भी कह रहे हो कि सर क्या ही आप इतना थीमेटिक और ड्रामेटिक मेलोड्रामा क्यों कर रहे हो? एक्चुअली यार, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी बिग एंड, ठीक है। एक अंत की शुरुआत हुई थी यहाँ पे। यहां जब एक 10,000 बड़ी सेना को महज 930 सोल्जर्स ने डिफीट कर दिया, तो वहां पे यूरोपियन मिलिट्री की सुपीरियरिटी का एक नमूना पेश हुआ। ये बात यूरोपियंस ने भी देखी और ये बात बाकी के हमारे राज रजवाड़ों के सामने भी आई, राइट। इसी के साथ साथ डूड को ये समझ आ गई थी, यानी कि फ्रेंच गवर्नर जनरल ड्यूप्ले को समझ आ गई थी कि भारत में स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी चल रहा है, स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, कि राज रजवाड़े आपस में लड़ते हैं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, अपना सिक्का जमाना चाहता है। तो अगर मुझे कोई एक मौका मिल गया इस डिस्प्यूट में फायदा लेने का, मैं अपनी इस शक्ति का आश्वासन देके अपनी मर्जी का एक स्टूजी, एक पिट्ठू गद्दी पर बिठा सकता हूं और उनकी मदद से मैं पॉलिटिकल पावर कंट्रोल कर सकता हूं। ये सबसे पहले, ब्रिटिश से भी पहले, फ्रांस के दिमाग में आया था, ठीक है। इनिशियली जो साउथ में जब स्कर्मिशेस हुई थी तो ब्रिटिश ने अपना दिमाग लगाया फ्रेंच की फ्लीट को डिफीट करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब ये पूरा का पूरा घमासान हुआ, उसके बाद फ्रांस ने कहा कि इससे पहले ब्रिटिश ऐसी दोबारा कोई हरकत करे, अपनी इस आर्मी के आश्वासन से अपने एलाइज बनाते हैं इंडिया में, और उनके पॉलिटिकल सपोर्ट से हम भारत के ट्रेड को भी कंट्रोल करेंगे। ये अपने आप में अब एक षड्यंत्र शुरू हो गया था, बस वेट थी उस मौके की जिस मौके से फ्रेंच को एक अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो अपना स्टूजी बिठा सके। और ये अपॉर्चुनिटी उनको अब मिलेगी जब कर्नाटक में सक्सेशन डिस्प्यूट स्टार्ट होगा।
अब सेकेंड कार्नाटिक वॉर होने जा रही है, लेकिन उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा और यहां पर थोड़ी बहुत रिवीजन भी आपकी होगी फ्रॉम द प्रीवियस सेशंस, जहां पर हम समझ पाएंगे कि किस तरह से सक्सेशन डिस्प्यूट ने फ्रांस को अपॉर्चुनिटी दी टू इंटरवीन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंडियन रीजनल स्टेट्स। तो होता यह है कि आपको पता है कि मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर में हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जाह वन, ये नाराज होके हैदराबाद आ जाते हैं और हैदराबाद में अपनी इंडिपेंडेंट एक सल्तनत शुरू कर देते हैं, लेकिन सुजरेनिटी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो लीनियज है वो इनकी स्टार्ट हो गई है। तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट निजाम ऑफ इंडिया, है ना, फर्स्ट इंडिपेंडेंट निजाम इनको कहा जाता है, राइट। अब इन्होंने मुगल अथॉरिटी को मानना बंद कर दिया, अपने हिसाब से चला रहे हैं। हैदराबाद के अंडर कर्नाटक का सूबा आता था। अगर हैदराबाद एक लार्जर टेरिटरी है, उसी का एक पार्ट था कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में सादतुल्ला खान ने कहा कि आपने मुगल अथॉरिटी को अब मानना बंद कर दिया है, उसी प्रकार से महाराज हम भी इंडिपेंडेंट हैं, अपना टेरिटरी मैं खुद चला सकता हूं, मैं आपकी बात नहीं अब मानूंगा। और इन्होंने ये नाफरमानी कैसे की, इन्होंने कहा कि अब मेरा जो सक्सेसर है वो मैं खुद चुनूंगा और मैं अपने भतीजे दोस्त अली खान को चुनता हूं अपना सक्सेसर, ठीक है। ये बिना निजामुल मुल्क आसफ जाह की परमिशन के हुआ। तो कॉन्सिक्वेंटली 1732 के बाद कर्नाटक भी इंडिपेंडेंट हो गया फ्रॉम हैदराबाद। अब दोस्त अली खान सक्सेसर तो बन गया, लेकिन मराठास का कहा कि भाई आपका दोस्त होगा, हमारा तो नहीं है। तो 1740 में जब मराठास इन्वेड करते हैं, ये हम कर चुके हैं, रिवीजन हो रही है, 1740 में जब मराठास इन्वेड करते हैं कर्नाटक को, तो दोस्त अली खान मारे जाते हैं और उनके जो उत्तराधिकारी थे जिन्होंने गद्दी संभालनी थी, चंदा साहिब को कैप्चर कर लिया जाता है और सतारा की जेल में इंप्रिजन कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह, ठीक है। हैदराबाद के निजाम कौन थे? आसफ जाह वन, ठीक है। एंड सादतुल्ला खान कर्नाटक के, इनके बाद दोस्त अली, ठीक है, दोस्त अली खान बनते हैं इनके सक्सेसर। दोस्त अली मारे जाते हैं, उनके बाद चंदा साहब ने बनना था, पर चंदा साहब को बंदी बना लिया जाता है। अब चंदा साहब की एब्सेंस में फिर कर्नाटक का कोई तो उत्तराधिकारी होगा, वो कौन होगा? वो बन गए नवाब अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन नवाब को ये मौका मिल गया गद्दी संभालने का। नाउ ही इज द नवाब ऑफ कर्नाटक। और फर्स्ट कर्नाटक वॉर के समय पर यही नवाब थे। अब बीच में क्या होता है, मराठा खेलते हैं एक चाल। मराठास क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें पता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। सिविल वॉर करने की कोशिश की जाती है जिससे कि दीमक की तरह हमारा किंगडम अंदर से वीक हो जाए। सेम चीज हम यहां पे करके हम इस रीजन को ओवर पावर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा चंदा साहब को छोड़ दो, छुट्टी, ठीक है। चंदा साहब जब छूट गए, तब आप बताओ कि क्या ये अपना थ्रोन क्लेम करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? इनका हक है, लड़ेंगे उसके लिए, राइट। और मीनवाइल क्या होता है, ठीक है, इसमें आपस में इतनी जबरदस्त टेंशन चल रही है कि मीनवाइल और ज्यादा खराब सिचुएशन तब होती है जब आसफ जाह वन, जो कि हैदराबाद में निजाम है, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब आपको पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि इनके दो उत्तराधिकारियों में बेसिकली सक्सेशन डिस्प्यूट हो जाता है। इनकी एक बीवी थी नेम्ड सैयदुन्निसा बेगम, उनसे इनको एक पुत्र था नसीर जंग, और इनकी एक बेटी थी साहिबजादी खैरुन्निसा बेगम, उनसे इनको एक ग्रैंडसन था, ठीक है, जिसका नाम था मुजफ्फर जंग, राइट। तो निजामुल मुल्क आसफ जाह को सक्सीड करते हैं नासिर जंग। तो अब ध्यान से नोट करो, अपनी कॉपियां ले आओ सामने, ठीक है, एंड नोट करो गद्दी यानी कि थ्रोन पे कौन है? कर्नाटक और हैदराबाद में। कर्नाटक में कौन है? अनवरुद्दीन। हैदराबाद में कौन है? नासिर जंग, एनजे, ठीक है। कौन कंटेस्ट कर रहा है कर्नाटक में? चैलेंज कौन कर रहा है? चंदा साहेब, ठीक है, CS लाइव चंदा साहेब, ठीक है, चंदा साहेब, ठीक है। आई डोंट वांट टू बी चंदा साहेब, राइट। इनकी वजह से भी अगर यूनिटी रखते तो फिर भारत गुलाम ना बनता, राइट। चंदा साहेब बन गए कंटेंडर, राइट। और हैदराबाद में कौन कंटेंड करेगा? मुजफ्फर जंग, ठीक है। अब गद्दी के भूखे कौन है? किसको गद्दी चाहिए? हु वांट्स द थ्रोन? चंदा साहेब एंड मुजफ्फर जंग। फ्रेंच किसको सपोर्ट करेंगे जिससे कि उनको पॉलिटिकल पावर मिल सके? किसको करेंगे बताओ, जल्दी बताओ, किसको करेंगे? देखो, जो ऑलरेडी गद्दी पर है, उसके पास ऑलरेडी सपोर्ट होगा ना, जिसकी वजह से वो गद्दी पर बैठा है। तो फ्रेंच उसमें कोई फेवर नहीं कर रहे हैं उनकी, जिससे उनको बदले में वापस फेवर मिले। लेकिन उनको समझ आ गया कि इनको अगर हमने गद्दी पर बिठा दिया, इंडियंस का ना समझ आ गई थी कि यार ये इमोशनल लोग हैं, अगर ये लेटे तो बिल्कुल लेट जाएंगे हमारे आगे, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। इन्होंने कहा सपोर्ट देम,
हम चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करेंगे। अगर इनको हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी पर बिठा दिया तो साउथ इंडिया का बहुत बड़ा टेरिटोरियल रीजन, उसका पॉलिटिकल कंट्रोल इनडायरेक्टली हमारे पास हो सकता है, हमारे एलाइज यहां पर राज कर रहे होंगे। सो फार सो गुड। तो होता यह है कि फ्रेंच, चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग ये प्लान बनाते हैं एंड दे गो टू हैदराबाद। हैदराबाद में जब पहुंचते हैं तो अंबूर के पास इनकी लड़ाई होती है। फ्रेंच, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग ऑन वन साइड एंड दूसरी तरफ अनवरुद्दीन की सेना। इसमें अनवरुद्दीन मारे जाते हैं, ठीक है। नवाब अनवरुद्दीन गेट्स किल्ड इन द बैटल ऑफ आम्बूर इन 1749, ठीक है। अब नवाब अनवरुद्दीन के बेटे हैं मोहम्मद अली, तो आइडियली होना तो ये चाहिए था कि उनको वही बॉक्सिंग करके थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए था खुद को, बट ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ही इज नॉट सो ब्रेव। होता यह है कि मोहम्मद अली अपनी जान बचाने के लिए तिरुचिरापल्ली, जिससे जो बेसिकली अंग्रेजों को बोलना नहीं आता था, वो इसको त्रिचुनापॉली बोलते थे, ठीक है। तो त्रिचुनापॉली के एक फोर्ट में, किले में खुद को छुपा देता है, छिप जाता है, राइट। एंड बेसिकली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। अब अनवरुद्दीन मारे गए, उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ये भाग गए, ठीक है। अब कर्नाटक, ये बात हो रही है किसकी? कर्नाटक की, ठीक है। आई एम सॉरी, हैदराबाद नहीं, यहाँ पे कर्नाटक के तरफ इन्होंने कूच किया। अब कर्नाटक में जब गद्दी खाली है तो चंदा साहिब का रास्ता क्लियर होगा कि नहीं होगा? हो गया क्लियर। तो कॉन्सिक्वेंटली चंदा साहिब बन गए कर्नाटक के नवाब, ठीक है। और इन्होंने कहा कि इसको नहीं छोड़ना, नहीं तो ये फिर अलायंस करके वापिस आएगा, है ना। तो यहां पे इन्होंने कहा कि त्रिचुनापॉली में लगातार अपनी सेना तैनात रखो और इसको छोड़ना नहीं है, राइट। अब जब ये होता है तो ब्रिटिश को पता लगता है, ब्रिटिश कहता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई भाई, कर्नाटक गया हाथ से, कर्नाटक वाज सच एन इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। और यहां पे एक और चीज होती है, चंदा साहब को जब नवाब बना दिया जाता है कर्नाटक का, तो खुश होकर 80 गांव इनके हवाले कर दिए जाते हैं कि वहां से आने वाला टैक्स आपका। तो इन फ्रेंच का तो काम बन गया, उनको टैक्स के फॉर्म में जो रॉ मटेरियल चाहिए, जिसको बार्टर करके इंडोनेशिया से वो स्पाइसेस को बेच सकते हैं यूरोप में, वो आसान हो गया। ब्रिटिश ने कहा ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी पूरी की पूरी ताकत मोहम्मद अली को वापस गद्दी पर पहुंचाने में लगा देनी चाहिए और फिर हम इनसे फेवर लेंगे, ठीक है। हम क्या लेंगे? इनसे फेवर लेंगे, राइट। सो इस कॉन्स्पिरेसी के साथ, मोहम्मद अली के साथ साथ ये और कहते हैं इससे पहले कि ये नासिर जंग की तरफ आए, मुजफ्फर जंग की अलायंस बना के जो नासिर जंग को अटैक करेंगे तो नासिर जंग को भी हम सपोर्ट करेंगे। सो इसलिए इंडिया में अगेन ब्रिटिश और फ्रेंच, पहले यूरोप में कलेश डाला सक्सेशन डिस्प्यूट में, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दोनों का ये हाल था, ठीक है। यहां पर दो परिवार हैं, उनमें आपस में कलेश चल रहा है, ये दोनों घुस जाते हैं, राइट। तो अगेन सक्सेशन डिस्प्यूट में दोनों ने ऑपोजिट कैंप्स ज्वाइन कर लिए और ये प्रिलूड बना सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर का, ठीक है। सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर का ये प्रिलूड बन गया। अब इसमें क्या है कि कर्नाटक को जीतने के बाद ये जब हैदराबाद की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे नासिर जंग, ठीक है, नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है। नासिर जंग की जब हत्या कर दी जाती है तो मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया जाता है। मुजफ्फर जंग भी अगेन कई सारे रीजन्स न्यौछावर कर देते हैं फ्रेंच को, ठीक है। फ्रेंच इनके एलाय थे तो इनको न्यौछावर कर देते हैं। और एक और चीज, आप में से बहुत से लोगों को ना ये अलायंस क्या बन रही है इसमें डाउट आ सकता है, तो पीपीटी जरूर आपके काम आएंगी, पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, वहां से जरूर देख लेना। बाकी यहां पे एक बार फिर से अलायंस देख लो, चंदा साहिब प्लस मुजफ्फरनगर प्लस फ्रेंच, मोहम्मद अली प्लस नासिर जंग प्लस ब्रिटिश, ठीक है। ये दो अलायंस है, आपस में लड़ रहे हैं, राइट। अब जब मुजफ्फर जंग निजाम बन गए तो उन्होंने बहुत सारे टेरिटरी अगेन दान में दे दी, ठीक है, खुश होकर कि यहाँ का रेवेन्यू अब आपका फ्रेंच। तो ड्यूप्ले ने कहा कि भाई हम बहुत प्रसन्न हुए नवाब साहब, राइट, तो हम भी आपको पे बैक करेंगे। तो इसमें पॉइंट टू बी नोटेड फॉर योर एग्जाम इज कि ड्यूप्ले को ऑनररी गवर्नर बना दिया सभी मुगल डोमिनियंस का, जो कि कृष्णा नदी के साउथ में है। तो यहाँ पर हैदराबाद की टेरिटरी थी बेसिकली, राइट, उनका कंट्रोल आता था, तो इसलिए ऑनररी गवर्नर ये बना पाए। और यहाँ पर मुगल डोमिनियंस क्यों कहा जा रहा है, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये मुगल छोड़े ना, ये तो कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम है। तो ये याद रखना कि अभी भी अल्टीमेट अथॉरिटी ये मुगल्स को ही मान रहे हैं, पर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे अपना, ठीक है। तो इसलिए उस रीजन को ये मुगल डोमिनियंस ही कहते थे। डोमिनियन वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डोमिनियन, राइट। तो दैट्स द रीजन। तो यहाँ पर इनको जब ये दिया तो इन्होंने कहा कि ठीक है मसूलीपट्टनम भी दे दो, इन्होंने कहा ले लो मसूलीपट्टनम, वो पोर्ट भी मिल गया। तो ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फ्रेंच की धीरे धीरे होती जा रही है, राइट। अब यहाँ पे ड्यूप्ले कहता है कि यार मैं इतना खुश हुआ, बदले में मैं भी आपको एक फेवर करना चाहता हूँ नवाब साहब। ऐसा करते हैं, मेरा जो बेस्ट ऑफिसर है ना मार्कस दी बसी, ठीक है,
मार्कस द बस्सी, राइट, ये क्या बनेगा आपका, आपके खिदमत में ये हाजिर है। अब कहा ये कि खिदमत में हाजिर है, लेकिन एक्चुअली मार्कस द बस्सी की वजह से, इनकी मदद से फ्रेंच नवाब के कोर्ट में नजर रखना चाहते थे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कॉन्स्पिरेसी है, अगर ये कभी लुढ़क गए या इन्होंने साइड बदल ली तो बदले में कौन है व्यक्ति जिसको हम सपोर्ट करके गद्दी पर बिठा सकते हैं और फेवर्स ले सकते हैं। ठीक है, इसका ये काम था, राइट। सो ये चीज हो गई हैदराबाद में। ठीक है, चंदा साहेब कर्नाटक में बन गए, हैदराबाद में कौन बन गया, कौन था ये, मुजफ्फर जंग। सब बढ़िया चल रहा है यार, फ्रेंच की तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन यहां पर अब एंट्री मारते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये एंट्री अभी मारेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं कि रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री का कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है। रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री का कॉन्टेक्स्ट ये बनता है कि मुजफ्फर जंग की अचानक 1751 में डेथ हो जाती है। मुजफ्फर जंग की 1751 में डेथ हो जाती है। बस्सी को वही जिस पर्पस के लिए भेजा था, ये अपना काम बड़े अच्छे से करता है, और सलाबत जंग इसको निजाम बना देता है। सलाबत जंग को निजाम बनाने के बाद ये कहता है कि ये नर्दर्न सरकार जो है ना, ये पर्टिकुलर रीजन, आज के जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, वेरी फर्टाइल लैंड, काफी सारी क्रॉप्स कल्टीवेट हो सकती हैं, एंड मोर ओवर कोस्टल एरिया है, ट्रेड बड़े अच्छे से कवर हो सकता है। तो नर्दर्न सरकार इसने कहा कि हमें दे दो, और ले ली। ठीक है, नर्दर्न सरकार, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है, कि बेसिकली इट वाज अ ग्रुप ऑफ 4 रिच डिस्ट्रिक्ट्स ऑन कोरोमंडल कोस्ट एट दैट टाइम। ये 4 रिच डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं, मुस्तफानगर, एल्लोर, राजमुंद्री एंड चिकाकोल। ठीक है, तो फ्रेंच ने जब नर्दर्न सरकार का ये कंट्रोल ले लिया, ब्रिटिश और ज्यादा इनसिक्योर हो गए, और यहां पे रॉबर्ट क्लाइव अब एंट्री मारेंगे। रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि यार तुम ब्रिटिश लोगों को समझ नहीं आ रही कि उनका ध्यान भटकाओ, फूटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल करो। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव इज वन सच ब्रिटिश ऑफिशियल। ठीक है, बहुत दुनिया में ना बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी छलांग लगाई है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव वाज वन ऑफ देम, राइट। एक धीरूभाई अंबानी है, राइट, एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने इतनी बड़ी छलांग लगा पाए हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क से गवर्नर जनरल की तरफ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इधर क्या होता है, ये कहते हैं कि देखो त्रिचनोपॉली में जो फोर्सेस है ना मोहम्मद अली के पीछे पड़ी हुई हैं, सबसे पहले उनको कमजोर करना जरूरी है, क्योंकि अगर मोहम्मद अली गया फिर हमारी काफी ज्यादा उम्मीद जा सकती है। तो ये कहते हैं कि ऐसा करते हैं, ज्यादा फोर्सेस क्योंकि त्रिचनोपॉली के फोर्ट पे है और कर्नाटक की कैपिटल आरकोट, वहां पर ज्यादा फोर्सेस नहीं है, सो लेट अस अटैक आरकोट। रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं मैं खुद फोर्स लीड करूंगा, अपनी फोर्स को लीड करके आरकोट कैपिटल पर अटैक करते हैं। किसकी कैपिटल है, चंदा साहिब, सी फॉर कर्नाटक, सी फॉर चंदा साहिब, ऐसे भी याद कर सकते हो। आरकोट पे 1751 में, ठीक है, मुजफ्फर जंग की डेथ के बाद 1751 में ये अटैक करते हैं आरकोट की कैपिटल पर, और वो सीज कर देते हैं कैपिटल। अगर किसी देश की, अगर किसी रीजन की कैपिटल फॉल हो जाए, क्या मतलब है इसका, खत्म, कहानी खत्म। जैसे ही कैपिटल सीज कर दी, ठीक है, और ये 53 डेज के लिए ये सीज कंटिन्यूड रहा, राइट। तो अब चंदा साहिब की जब कैपिटल गिरी है तो ऑब्वियसली उसकी फोर्स लड़ने की कोशिश करेगी। जब 53 डेज तक उन्होंने उस आरकोट को पकड़ के रखा, चंदा साहिब ने किया, भाड़ में गया मोहम्मद अली, कैपिटल बचाओ। ठीक है, आई कैन नॉट लूज अ होल लैंड जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा कि इधर अपनी फोर्सेस भेजो, तो चंदा साहिब ने बहुत बड़ी आर्मी आरकोट की तरफ भेज दी, और ट्रिचनोपॉली में फ्रेंच की मौजूदगी वो काफी कमजोर पड़ गई। ठीक है, फ्रेंच काफी कमजोर पड़ गए थे, राइट। तो क्लाइव का प्लान सक्सेसफुल हुआ। जैसे ही फ्रेंच के पास यहां पर सपोर्ट कम हुआ, क्लाइव ने कहा कि मेरे भाई लॉरेंस, स्ट्रिंगर लॉरेंस, आपकी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, अटैक फ्रेंच। ठीक है, और वही किया इन्होंने। ट्रिचनोपॉली में मौजूद स्ट्रिंगर लॉरेंस, इन्होंने फ्रेंच फोर्सेस को डिफीट कर दिया इन 1752। तो मोहम्मद अली की जान बच गई। ठीक है, मोहम्मद अली को वहां पे काफी सिक्योर और प्रोटेक्शन मिल गई। इसके बाद जब आरकोट में चंदा साहिब अपनी फोर्सेस के साथ आए, तो क्लाइव ने कहा कि भाई आप भूल गए कि मैं क्लाइव हूं। ठीक है, CS लाइव नहीं, क्लाइव हूं। ठीक है, प्लीज, तो क्लाइव हूं, राइट। तो इन्होंने चंदा साहिब को डिफीट कर दिया, और एक बहुत फेमस बैटल हुई थी, काफी सारी बैटल्स हुई थी वैसे तो, और काफी सारी बैटल्स में चंदा साहिब को सेटबैक्स लगे थे, बट बैटल ऑफ कावेरी पार्क इज द मोस्ट फेमस वन। यहां पर चंदा साहिब की एक डिसाइसिव डिफीट आप समझ सकते हैं हुई थी, राइट। इसके बाद चंदा साहिब जिंदा तो थे, बट धोखे से उनको कैप्चर कर लिया, और उसके बाद उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद चंदा साहिब का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया। तो कर्नाटक में कमेंट्स में मुझे बताओ अब कौन बनेगा नवाब, कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा, कम ऑन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। यस, चंदा साहिब विल बिकम द नवाब ऑफ कर्नाटक। तो हुआ क्या, कर्नाटक वॉर अब अंत होने जा रहा है इसका। ठीक है, सेकेंड कर्नाटक वॉर से फ्रांस को चंदा साहिब जो उनके
नॉमिनी थे वो डिफीट हो गए, फ्रांस को कर्नाटक में सेटबैक लगा, पर हैदराबाद में अभी भी फ्रेंच का सलाबत जंग, फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग के बाद सलाबत जंग को बिठा दिया था, तो उनका नॉमिनी अभी भी वहां पर है। ठीक है, मोहम्मद अली अनडिस्प्यूटेड नवाब बन गया कर्नाटक का, ब्रिटिश के लिए एक अच्छी बात है, राइट। और ड्यूप्ले को ऐसे सेटबैक की वजह से 1754 में वापस बुला लिया, कहा कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तुम्हारे लक्षण हमें ठीक बिल्कुल नहीं लग रहे, ड्यूप्ले ड्यूड आ जाओ। ठीक है, तो उसके बाद गोद्यू, ठीक है, गोद्यू को बनाया फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया, राइट। तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर के अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, ड्यूप्ले वॉज रिकॉर्ड, गोद्यू बिकेम द नेक्स्ट फ्रेंच गवर्नर जनरल। और दोनों में, फ्रेंच और ब्रिटिश में फिर ट्रीटी साइन हुई। फ्रेंच को पता लग गया था कि ये क्लाइव आ गया है, इसने शांत बैठना नहीं है, इससे पहले हम और ज्यादा लॉसेस को बेयर करें, तो व्हाट शुड वी डू, लेट्स साइन ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, तो पौंडीचेरी की ट्रीटी 1755 में इन्होंने साइन की। दोनों ने अब डिसाइड किया, एटलीस्ट ऑन पेपर, कि हम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के आपस के वैर और आपस की लड़ाइयों के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टे अवे, ठीक है, इनको अपना काम करने दो, हम अपना व्यापार करते हैं, हम तो ट्रेडिंग कंपनीज हैं, राइट। एटलीस्ट पेपर में इन्होंने ये किया। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड कर्नाटिक वॉर? इसमें कोई जीता? कोई नहीं जीता, इसमें कोई नहीं जीता। टू सम एक्सटेंट ब्रिटिश जीते, और कोई हारा? अगेन भारत हार गया, भारत एक बार फिर हार गया, राइट। तो यहां पर हुआ ये कि जो फ्रांस की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी डेक्कन में, वो चैलेंज हो गई। ठीक है, लेक्चर की शुरुआत में, कहानी की शुरुआत में आपको बताया था कि फ्रांस की साउथ में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश इनसिक्योर हुआ और उसने एक्टिविटीज अपनी स्टार्ट कर दी टू डिफीट फ्रेंच। कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हुआ भी टू सम एक्सटेंट, उसने फ्रांस की प्रेजेंस को अंडरमाइन कर दिया, राइट। और इंग्लिश ने अपना इन्फ्लुएंस कर्नाटक में एस्टैब्लिश कर दिया। तो जहां पर प्रेजेंस बिल्कुल नील के बराबर थी, ठीक है, सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह एग्जिस्ट कर रही थी, वहां पर अब पॉलिटिकल पावर मोहम्मद अली के जरिए इन्होंने अटेन कर ली है, राइट। लेकिन क्या इस लड़ाई में कह सकते हैं कि फ्रेंच या ब्रिटेन में से कौन जीता? नहीं, कोई क्लियर विनर या लूजर नहीं था। ठीक है, फ्रांस जो थे वो सलाबत जंग को बिठाने में सक्सेसफुल हुआ, ब्रिटिश मोहम्मद अली को बिठाने में सक्सेसफुल हुआ इन कर्नाटक, राइट। और दोनों क्या हो गया, अब इक्वल फुटिंग पे आ गए। ठीक है, ये इक्वल फुटिंग पे आ गए, और यहां से एक झलक मिली असली पोटेंशियल की, ब्रिटिश की असली पोटेंशियल की एक झलक मिली कि यस, फ्रांस को ब्रिटिश चैलेंज कर सकता है। रॉबर्ट क्लाइव ने जो लीडरशिप दिखाई यहां पे, उसके जरिए पता लग गया कि ब्रिटिश भी कम नहीं है और वो बहुत जबरदस्त तरीके से फ्रेंच को चैलेंज कर सकता है। तो हुआ क्या? अब क्या यहां पर अब कहानी खत्म हो गई? नहीं, अभी पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है। थर्ड कर्नाटिक वॉर तो भी रहती है, थर्ड कर्नाटिक वॉर में तो और ज्यादा घमासान होने वाला है। अब यहाँ पे थर्ड कर्नाटिक वॉर, फिर से यूरोप के कलेश का असर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी अगले लेक्चर की, जो कि बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे इन साहस सीरीज। एंड ज्वाइन P2I एज वेल, क्योंकि P2I में बड़े ही स्ट्रक्चर्ड तरीके में रेगुलर डेली बेसिस पे हम पूरा सिलेबस बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज P2I स्टूडेंट्स दे आर आवर पेड बैच स्टूडेंट्स, तो हमारी ऑब्लिगेशन उनके प्रति ज्यादा रहेगी, हमारी लॉयल्टी उनके प्रति ज्यादा रहेगी। तो अगर आपने P2I में एनरोल करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आप क्या कर सकते हो, आप अपना गूगल क्रोम खोल लीजिए। ठीक है, आपको स्टडी IQ की वेबसाइट मिल जाएगी, दिस इज स्टडी IQ वेबसाइट। तो यहां पर आपको UPSC लाइव कोर्सेज में जाना है। लाइव कोर्सेज में जब आप जाएंगे तो वहां पर दिस इज आवर P2I बैच। ठीक है, हमारे इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, जो भी मीडियम आप चूज करना चाहते हैं, लेट्स से इंग्लिश में हम जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसी तरह जैसे हमारा वार्तालाप चल रहा है, इस प्रकार से हम क्लासेस लेंगे। कंटेंट आपको आपकी पसंदीदा भाषा में मिल जाएगा, जिस भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं। हिंदी माध्यम वालों से मैं कहूंगा कि स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम चूज कीजिएगा। तो इंग्लिश में मैं भी हूं। ठीक है, तो यहां पर आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे। बाय नाउ पे नाउ यू कैन सी दिस कोर्स इज 45,000 रुपीज। आप प्रोमो कोड अप्लाई कीजिए। प्रोमो कोड क्या है बताओ जी, कमेंट सेक्शन में मुझे प्रोमो कोड बताओ, बेस्ट प्रोमो कोड। ठीक है, CS Live, CSLIVE। ठीक है, CS Live आप जब अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 15,000 ऑफ हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू एनरोल इन द कोर्स ओनली इन ₹30,000। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास। ठीक है, एंड इसमें एनरोल करके एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो यार, जितना लेट करोगे ना उतनी दिक्कत आ जाएगी। ऑलरेडी अगस्त का मंथ चल रहा है, तो यू कैन नॉट डिले फर्दर। तो एनरोल टाइमली, एंड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन ऑल स्टडी IQ courses, use the code CS Live. That's all from my side today, friends. Wish you all the best. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।